नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं समावेशी शिक्षा टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट 4 के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लास्ट क्लासेस के माध्यम से 3 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने लगभग 1 से लेकर 30 तक के सवालों को कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 4 को करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको 31 से लेकर 40 तक के और कुछ बेहतरीन और इंटरेस्टिंग सवाल जो आपके इस टॉपिक पर बेस्ड हैं उनको आज जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम्स में और इस टॉपिक पर बेस्ड किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का 31वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है स्टूडेंट्स कि अंधे बालकों को पढ़ाने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो अंधे बालक होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिनकी दृष्टि क्षमता निम्न होती है, यानी कि कम होती है, तो उनको आप स्पेक्टिकल या लेंस प्रोवाइड कर सकते हैं और उनको कक्षा में फर्स्ट रो में बिठाकर उनकी जो प्रॉब्लम है उसको कुछ हद तक कम कर सकते हैं। बट जो बच्चे पूर्ण रूप से अंधे होते हैं, ऐसे बच्चों को भी आपको एजुकेशन देना होता है, तो इसके लिए आप एक स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता रखा है कि जो अंधे बालक होते हैं उनको पढ़ने के लिए, यानी उनको पढ़ने या पढ़ाने के लिए एक लिपि का प्रयोग किया जाता है। अब आपसे उस लिपि का नाम पूछा गया। ऑप्शन फर्स्ट कहता है देवनागरी लिपि, ऑप्शन सेकंड कहता है खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन थर्ड कहता है ब्रेल लिपि और ऑप्शन फोर्थ कहता है चित्रांकन लिपि। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। जो आपके दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था है उसके अंतर्गत मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया, क्योंकि जो दिव्यांग छात्रों के लिए जो भी एजुकेशन सिस्टम में जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं वो टॉपिक आपका पूरा वही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो टॉपिक है समावेशी शिक्षा का ही है, इसीलिए मैंने आपको वहां पर बता दिया। और यहाँ पर भी मैंने आपको बताया है कि जो बिल्कुल पूर्ण रूप से अंधे बालक होते हैं उनके लिए एक स्क्रिप्ट यूज किया जाता है जिसका नाम होता है ब्रेल स्क्रिप्ट। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ब्रेल लिपि। यानी अंधे बालकों को पढ़ाने के लिए जिस लिपि का प्रयोग किया जाता है उस लिपि का नाम है ब्रेल लिपि, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ब्रेल लिपि। आई होप आपने भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन इजीली लगा लिए होंगे, बट ब्रेल लिपि जो है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। और इसको मैंने आपको डिटेल में बता रखा है कि ब्रेल स्क्रिप्ट के अंतर्गत कैसे कैसे पढ़ाया जाता है, तो उसके अंतर्गत पूरी डिटेलिंग मैंने आपसे की हुई है, तो उसको आप अच्छे से देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन ईजी लगेंगे, मतलब आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां आपसे कहता है स्टूडेंट्स की पिछड़ापन मापने की प्रमुख इकाई क्या होती है। यानी कि जो पिछड़ापन है, यानी कि जो आप बैकवर्डनेस है उसको नापने के लिए जो इकाई यूज करते हैं उस प्रमुख इकाई का नाम आपसे पूछा गया। ऑप्शन फर्स्ट कहता है शैक्षिक लब्धि, ऑप्शन सेकंड कहता है आर्थिक लब्धि, ऑप्शन थर्ड कहता है शारीरिक लब्धि और ऑप्शन फोर्थ कहता है सामाजिक लब्धि। अब आपको बताना है कि जो पिछड़ापन होता है, पिछड़ापन मापने की जो प्रमुख इकाई होती है वो क्या होती है, यहाँ पर आपको बताने हैं। तो स्टूडेंट देखिए, आर्थिक लब्धि आप समझ सकते हैं कि अगर आप किसी बच्चे की जो पिछड़ेपन है, मतलब इसका पीछे रहना, एजुकेशन सिस्टम में अगर वो पीछे है, किसी भी गतिविधि में जो पीछे है, तो इसके कारण को जानने के लिए आप उसकी आर्थिक लब्धि, मतलब उसकी आर्थिक जो है जांच नहीं करेंगे कि ये फाइनेंशियली वीक है या स्ट्रांग है, इससे आप उस बच्चे के पिछड़ेपन का आकलन नहीं कर सकते। ठीक, तीसरा है आपका शारीरिक लब्धि। देखिए, शारीरिक लब्धि से भी आप किसी के पिछड़ेपन, मतलब किसी की शैक्षिक पिछड़ेपन के बारे में जानकारी आप उसकी शारीरिक लब्धि से नहीं लगा सकते, और ना ही आप उस बच्चे के सामाजिक लब्धि से उस बच्चे की पिछड़ेपन की जांच कर सकते हैं। अगर आप बच्चे के पिछड़ेपन की जांच करते हैं तो उसकी शैक्षिक लब्धि के माध्यम से ही कर सकते हैं, और बचा हुआ ऑप्शन आपका शैक्षिक लब्धि है। और आप भी समझ सकते हैं कि जो हम पिछड़ेपन की बात कर रहे हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन की, तो अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन की बात कर रहे हैं, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन की जांच करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप शैक्षिक लब्धि का प्रयोग करते हैं। यानी कि शैक्षिक लब्धि ही एक प्रमुख इकाई है जिसके माध्यम से आप बच्चे के शैक्षिक पिछड़ेपन की जांच कर सकते हैं। आई होप आप क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे और इस क्वेश्चंस के भी राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है स्टूडेंट्स की NIMH क्या है, यह किस शहर में स्थित है। देखिए, इसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बता रखा है कि जो ये NIMH है, इसी तरीके से 4 नेशनल इंस्टीट्यूट है हमारे भारत देश में, जिसमें एक है NIMH, एक है आपका NIVH, एक है NIOH और एक है NIHH। तो इन चारों के बारे में, इन चारों का मैंने फुल फॉर्म आपको बता रखा है, प्लस ये
कौन से शहर में स्थित है, इसके बारे में भी मैंने आपको बता रखा है। तो स्टूडेंट्स अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपके लिए प्रश्न बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, आपके लिए ईजी होने वाले हैं। और यदि आपने नहीं देखा है तो आप सबसे पहले दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वहाँ पर जो स्पेशल बच्चे हैं, जो दिव्यांग बालक हैं, वो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं और उन बच्चों की शिक्षा व्यवस्था से रिलेटेड हमारे देश में क्या प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में मैंने आपको वहाँ पर डिटेलिंग की हुई है। और कहीं ना कहीं जो स्पेशल बच्चे हैं वो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर नॉर्मल प्लस स्पेशल दोनों ही प्रकार के बालक होते हैं, इसलिए आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न है वो यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपसे सीधा सीधा पूछा गया है कि NIMH क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है और ये किस शहर में स्थित है, यानी कि दो प्रश्न है यहाँ पर मिक्सअप। तो ऑप्शन देखते हैं हम। सबसे पहले ऑप्शन दिया है NIMH का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीकैप, यानी NIMH, N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूट, M फॉर मेंटल और H फॉर हैंडीकैप्ड। और मानसिक रूप से अक्षम बालकों के लिए हैदराबाद में, यानी कि ये किस शहर में स्थित है बता रहे हैं, तो ये आपके हैदराबाद शहर में स्थित है, ये बताया जा रहा है। सेकंड ऑप्शन आपसे कहता है NIMH का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीकैप, मानसिक रूप से सक्षम बालकों के लिए सिकंदराबाद में है, यानी कि जो ये आपका NIMH है ये स्थित है आपके सिकंदराबाद में। थर्ड ऑप्शन आपसे कहता है स्टूडेंट्स की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीकैप मानसिक रूप से अक्षम बालकों के लिए चेन्नई में स्थित है, यानी कि इन्होंने तीसरे ऑप्शन में आपको चेन्नई का नाम दिया है। और चौथा ऑप्शन कहता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीकैप यानी NIMH मानसिक रूप से अक्षम बालकों के लिए बेंगलुरु में स्थित है। अब आपको बताना है स्टूडेंट्स कि पहली बात तो ये तो निश्चित है कि NIMH का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीकैप, क्योंकि चारों ही ऑप्शन में आपको यही ऑप्शन इसका फुल फॉर्म बताया गया है, तो इसका मतलब NIMH का फुल फॉर्म तो बिल्कुल सही है। बट यहाँ पर आपसे इसके साथ साथ पूछा गया कि किस शहर में स्थित है। तो अगर आप एग्जैक्टली जानते हैं तो आपके लिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऑप्शन फर्स्ट में इन्होंने कहा हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन सेकंड में इन्होंने कहा सिकंदराबाद में स्थित है, ऑप्शन थर्ड में इन्होंने कहा चेन्नई में और ऑप्शन फोर्थ इन्होंने कहा बेंगलुरु में। तो स्टूडेंट्स अगर आप जानते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान प्रश्न है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चंस का लेवल किस तरीके से आपसे पूछा गया है। और मैंने इनके बारे में दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था में डिटेल में बताया हुआ है कि कौन सा इंस्टीट्यूट का फुल फॉर्म क्या है और ये कौन से शहर में स्थित है। अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं याद है तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। NIVH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड जो आपके देहरादून में स्थित है, यानी कि उत्तराखंड के अंतर्गत आते हैं, ठीक, यानी कि उत्तराखंड राज्य में आपके देहरादून में स्थित है। दूसरा होता है NIOH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड जो आता है आपका कोलकाता में स्थित है, यानी कि जो NIOH यानी कि जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो नेशनल इंस्टीट्यूट बनाया गया है वो आपके कोलकाता शहर में स्थित है। उसके बाद एक होता है आपका NIHH जिसे हम बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप्ड जो आपके मुंबई में स्थित है, यानी कि महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। और चौथा होता है आपका NIMH जिसे हम बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड, और ये जो आपके स्थित है स्टूडेंट्स की आंध्र प्रदेश के हैदराबाद जिले के सिकंदराबाद शहर में स्थित है। यानी कि यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड है वो सिकंदराबाद में स्थित है, और सिकंदराबाद आपके हैदराबाद के अंतर्गत आते हैं, और हैदराबाद जो है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके चेन्नई और बेंगलुरु वाले दो ऑप्शन हैं ये दोनों ही ऑप्शंस गलत है। अब यदि आपने इसको पढ़ा भी है अच्छे से तब भी आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट में इन्होंने हैदराबाद दिया है और ऑप्शन सेकंड में आपको सिकंदराबाद दिए हैं, ठीक। तो अब आप एक बात बताइए, आंध्र प्रदेश आपका एक स्टेट है और उस स्टेट का कैपिटल है आपका हैदराबाद, और हैदराबाद के एक शहर है सिकंदराबाद जहां पर आपका NIMH स्थित है। तो यहां से आपसे ऑप्शन में ये पूछा जा सकता था कि NIMH का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड आपके हैदराबाद शहर में स्थित है, ठीक। अगर हैदराबाद ऑप्शन में नहीं होता तो कहीं ना कहीं सिकंदराबाद होता, तो सिकंदराबाद भी हैदराबाद का ही हिस्सा है, इसलिए ये राइट ऑप्शन हो जाता। और अगर ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं होते तो सीधा सीधा आंध्र प्रदेश भी आ सकता था, क्योंकि ये जो आप दोनों शहर के नाम ले रहे हैं ये कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश के ही हिस्से हैं। तो इसलिए इस तरीके से आपसे एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ किया गया है। हैदराबाद ऑप्शन फर्स्ट में दिया है और सिकंदराबाद सेकेंड में दिया है। अब आप किसके साथ जाएंगे? देखिए, एग्जामिनर ने बहुत ही चालाकी से इस क्वेश्चन को बनाया है, और इस क्वेश्चंस को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आप राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाएंगे। देखिए, ऑप्शन फर्स्ट कहता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीकैप मानसिक रूप से अक्षम बालकों के लिए। यहां पर आपसे बताया गया अक्षम। अक्षम का मतलब होता है जो बच्चे असमर्थ होते हैं, यानी कि जो बच्चे विशिष्ट होते हैं, उन बच्चों के लिए जो नेशनल इंस्टीट्यूट
बनाया गया है मेंटली हैंडीकैप्ड का, ये कहाँ पर बनाया गया है? अक्षम बालकों के लिए हैदराबाद में। और जो सेकंड ऑप्शन है वो कहता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड मानसिक रूप से सक्षम बालकों के लिए। अब आप एक बात बताइए स्टूडेंट्स कि अगर आपके बालक सक्षम होंगे तो क्या आप NIMH में भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? तो जाहिर सी बात है, अगर आपके बच्चे नॉर्मल है तो आप NIMH में कभी भी नहीं भेजेंगे, और चाहे वो आपके सिकंदराबाद में हो या आपके हैदराबाद में हो या फिर आपके आंध्र प्रदेश में हो। तो यहाँ पर सक्षम वर्ड की वजह से आपका बी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो बचा हुआ ऑप्शन राइट है ए कि NIMH का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीकैप्ड, और ये किस शहर में स्थित है? तो ये मानसिक रूप से अक्षम बालकों के लिए हैदराबाद शहर में स्थित है। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि एग्जामिनर किस माइंडसेट के साथ आपके IQ लेवल को चेक कर रहे हैं और किस तरीके के आपके प्रश्न आपके एग्जाम्स में बना रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे प्रश्नों को यदि आप डेफिनेटली सही करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके साइकोलॉजी पोर्शंस में 30 आउट ऑफ 27 प्लस मार्क्स आए, तो आपको हर एक पॉइंट्स को, हर एक टॉपिक को डिटेल में स्टडी करना होगा, उसको बार बार रिवाइज करना होगा। और जब आप इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाकर तैयारी करेंगे तभी आप 27 प्लस मार्क्स इजीली गेन कर पाएंगे। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी पहुँच पाए होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 34वां क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स की प्रतिभाशाली बालक की प्रमुख समस्या बताएं। यानी कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, यानी कि जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, उनकी प्रमुख समस्या यानी कि उनकी जो सबसे मुख्य समस्या है वो क्या है? ऑप्शन फर्स्ट कहता है विद्यालय में समायोजन की समस्या, ऑप्शन सेकंड कहता है समाज में समायोजन की समस्या, ऑप्शन थर्ड कहता है परिवार में समायोजन की समस्या, और ऑप्शन फोर्थ कहता है ए और बी दोनों। तो अब आप स्टूडेंट्स बताइए कि जो प्रतिभाशाली बालक होगा यानी कि जो गिफ्टेड चाइल्ड होगा उसको सबसे ज़्यादा समस्या कहाँ पर आएगी, यानी कि उसकी प्रमुख समस्या क्या है? तो देखिए, विद्यालय में समायोजन की समस्या, समाज में समायोजन की समस्या, परिवार में समायोजन की समस्या, या फिर ए और बी दोनों। तो मैंने आपको बता रखा है कि क्वेश्चंस में जो राइट ऑप्शंस होते हैं वो सभी होते हैं, बट आपको उसमें बेस्ट छांटना होता है। तो जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं स्टूडेंट्स, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, यानी कि जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ होते हैं, तो वो विद्यालय में समायोजन करने में दिक्कत महसूस कर सकते हैं अगर कक्षा में ज़्यादातर बच्चे जो है पिछड़े बालक हो। ठीक, तो हो सकता है कि वो बालक उसके अनुरूप मतलब आप एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, या उसको जिस लेवल की एजुकेशन की आवश्यकता है वो शायद आप ठीक ढंग से नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से बच्चे को समायोजन यानी एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा ये स्टूडेंट्स कि जब बच्चा प्रतिभाशाली होगा और वो किसी भी चीज़ को अच्छे ढंग से पढ़ेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा, तो कहीं ना कहीं जो उसके सोच विचार है वो समाज के बाकी लोगों से मिलते जुलते नहीं होंगे, क्योंकि वो जहाँ पर उसको गलत लगेगा वो ज़रूर वहाँ पर ऑब्जेक्शन उठाएगा। और इससे क्या होता है कि आप जानते हैं कि समाज में हमारे सोसाइटी है उसमें ज़्यादातर लोग जो है पढ़े लिखे जो नॉलेज है उसको एक तरफ रखते हैं, और जो समाज में जो चल रहा है उसको अलग तरीके से धारण करते हैं। ठीक है, जैसे गर्ल्स को लेकर जो हमारी सोसाइटी में पहले से विचारधाराएँ हैं कि लड़कियों को ज़्यादा शिक्षा प्रदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो करेंगे तो अपने घर का कामकाज ही यानी कि खाना बनाना या फिर कपड़े धोना या रोटी बनाना, इस तरीके से जो लड़कियों का काम होता है वही करेंगे, तो इनको ज़्यादा एजुकेशन देने की क्या ज़रूरत है। तो ये हमारे समाज में आप 90% लोगों की मानसिकता को इस तरीके से पाएंगे। अब यदि कोई बच्चा प्रतिभाशाली है और वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है और वो अपने सिस्टर को या फिर अपने ब्रदर को और आगे बढ़ाना चाहता है, या मान लीजिए कि वो अपने सिस्टर को आगे बढ़ाना चाहता है, वो चाहता है कि उसकी सिस्टर भी पढ़ाई लिखाई करके समाज में आगे बढ़े, लेकिन अगर समाज के लोग इस तरीके की गतिविधियाँ, इस तरीके के वार्तालाप करेंगे और वो सुनेगा, तो कहीं ना कहीं उससे जो है वो ऑब्जेक्शन अवश्य उठाएगा, और जब वो ऑब्जेक्शन उठाएगा तो कहीं ना कहीं लोग उसको जो है गलत ठहराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है 90% लोग जो है वो छोटी मानसिकता के लोग हैं, इसलिए वो जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर विभाजित करते हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट जब 90% लोग एक तरफ हो जाएंगे तो 10% बेचारे कहाँ से उनका समर्थन कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो समाज में समायोजन की समस्या से पीड़ित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप APJ अब्दुल कलाम जी को ले लीजिए, वो एक मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते थे, लेकिन ज़्यादातर जो 90% मुस्लिम है वो उनको सही नहीं मानते। वो मानते हैं कि ये मुस्लिम होकर भी इन्होंने अपने समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। ठीक, तो इस तरीके से ऐसे प्रतिभाशाली बालकों को किस प्रकार की समस्या होती है? समाज में समायोजन की समस्या होती है, लेकिन इनको कभी परिवार में समायोजन की समस्या नहीं होती है। देखिए, अगर हम ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन फोर्थ होता उपयुक्त सभी, तो हम उपयुक्त सभी के साथ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो
तीन ऑप्शन है वो तीनों ही बेटर है। अब यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है वो कहता है कि ए और बी दोनों, ठीक, तो ए और बी दोनों चौथे ऑप्शन में है, इसका मतलब इसीलिए इसका परिवार में समायोजन की समस्या के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो ज्यादातर जो अपना एजुकेशन है वो स्कूल विद्यालय से ही प्राप्त करता है, ठीक है, और वो स्कूल विद्यालय के अलावा वो समाज से भी बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। तो कहीं ना कहीं जो से मेन समायोजन में जो समस्या होती है वो विद्यालय और समाज में, क्योंकि परिवार के लोगों को तो वो समझा लेता है या उनके अनुसार तो वो चल लेता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है ए और बी दोनों। तो इसीलिए जो है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए और बी दोनों, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन बेस्ट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है जिसके अंतर्गत सभी ऑप्शन आपके आ रहे हैं वो ए और बी दोनों के अंतर्गत आ रहे हैं, क्योंकि परिवार में समायोजन की समस्या की मात्रा बहुत कम होती है। परिवार में तो लगभग सभी एडजस्टमेंट कर ही लेते हैं, बट ज़्यादा प्रॉब्लम होती है विद्यालय में और समाज में, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका डी, यानी ए और बी दोनों। तो प्रतिभाशाली बालकों की प्रमुख समस्याएं आपके विद्यालय में समायोजन की समस्या और समाज में समायोजन की समस्या, यानी क्वेश्चंस के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन आपका डी बनेगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां आपसे कहता है स्टूडेंट्स की भेदभाव रहित शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा का सिद्धांत है, यानी कि ऐसी कौन सी शिक्षा है जिसमें आप भेदभाव नहीं करते, यानी भेदभाव रहित, भेदभाव से परे, जिसमें आप कोई भी भेदभाव नहीं करते, यानी समानता का गुण दर्शाते हैं, वो किस प्रकार की शिक्षा का सिद्धांत, यानी कि कौन सी शिक्षा है जिसका नियम ये बताता है, यानी कि सिद्धांत ये बताता है कि हमें शिक्षा में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, यानी भेदभाव रहित शिक्षा देनी चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट है विशिष्ट शिक्षा, ऑप्शन सेकंड है सामान्य शिक्षा, ऑप्शन थर्ड है समावेशी शिक्षा और ऑप्शन फोर्थ है उपयुक्त सभी। अब आपको बताना है कि कौन सी शिक्षा का ऐसा सिद्धांत है जो बताता है कि आपको कभी भी एजुकेशन के फील्ड में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट विशिष्ट शिक्षा सिर्फ विशिष्ट बालकों को लिए ही होता है, जिसमें सिर्फ विशिष्ट बालक ही पढ़ पाते थे। सामान्य शिक्षा के अंतर्गत सिर्फ सामान्य बालक ही पढ़ पाते थे। तो जब ए और बी दो ऑप्शन नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर है उपयुक्त सभी, तो बचा हुआ ऑप्शन आपका बनता है समावेशी शिक्षा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा समावेशी शिक्षा। और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आप पढ़ कर आए हैं, आपको पता है कि समावेशी शिक्षा जो है वो समानता के सिद्धांत पर आधारित है, यानी भेदभाव रहित शिक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो आप समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर किस माइंडसेट के साथ आपको कंफ्यूज करने के लिए किस तरीके से प्रश्न बना सकते हैं। आई होप आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए होंगे और इस क्वेश्चंस के लेवल को भी समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 36 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। तो 36 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स की वैश्विक स्तर पर समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई। देखिए वैश्विक स्तर पर समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई ये आपसे पूछा गया है। तो आपको पता होगा कि जब मैंने कंटेंट के दौरान आपको बताया है कि वैश्विक स्तर पर समावेशी शिक्षा की शुरुआत कहाँ पर हुई, कहाँ पर एक आयोजन किया गया, जिसको किस नाम से बताया गया है और उसकी थीम क्या थी। तो यहाँ से आपसे सीधा सीधा पूछा गया कि वैश्विक स्तर पर समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन फर्स्ट कहता है 1991 से 92, ऑप्शन सेकंड कहता है 1992 से 93, ऑप्शन थर्ड कहता है 1992 से 94 और ऑप्शन फोर्थ कहता है 1994 से 95। अब आपको बताना है स्टूडेंट्स की वैश्विक स्तर पर समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी। अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से देखा होगा तो आपके लिए बिल्कुल आसान प्रश्न होगा, आप देखते साथ इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए होंगे। और अगर आपने नहीं देखा कंटेंट को बहुत अच्छे से तो आप कंटेंट को रिवाइज कीजिए, कंटेंट को सबसे पहले देखिए, उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज कीजिए और उसके बाद आप जब प्रैक्टिस सेट करने आएंगे तो आपको रियलाइज़ हो पाएगा कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जामिनर बना सकते हैं और किस तरीके से इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आई होप आप क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वैश्विक स्तर पर समावेशी शिक्षा की शुरुआत जो है वो 1992 से 94 के बीच स्पेन की राजधानी समलंका में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत समावेशी शिक्षा के बारे में डिस्कशन किया गया और वहाँ पर समावेशी शिक्षा के लिए एक विषय थीम भी रखा गया जिसका नाम है एजुकेशन फॉर ऑल। तो इसके बारे में मैंने आपको कंटेंट वाले वीडियो में डिस्कशन किया है आपके साथ, तो अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुँच पाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी 1992 से 94। यानी कि अगर आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाए कि वैश्विक स्तर पर समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई तो आप बताएंगे 1992 से 94 के बीच में जो है समावेशी शिक्षा की शुरुआत हुई। आई होप आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37वां आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है स्टूडेंट समलंका सम्मेलन में आयोजित समावेशी शिक्षा की विषय थीम है, यानी कि जो आपके समलंका यानी
स्पेन की राजधानी समलंका, वहाँ पर एक शिक्षा से रिलेटेड एक सम्मेलन आयोजित किया गया, इसलिए इसको समलंका सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो समलंका सम्मेलन में आयोजित जो समावेशी शिक्षा है उसकी विषय थीम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है एजुकेशन ऑफ ऑल, ऑप्शन सेकंड कहता है एजुकेशन ऑफ स्पेशल, ऑप्शन थर्ड कहता है एजुकेशन फॉर ऑल, और ऑप्शन फोर्थ कहता है एजुकेशन फॉर स्पेशल। तो पहली बात स्टूडेंट, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत मैंने आपको बता रखा है कि इसके अंतर्गत नॉर्मल प्लस स्पेशल, यानी कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत नॉर्मल और प्लस स्पेशल दोनों ही प्रकार के बच्चों को एक साथ शिक्षाएं दी जाती है। तो जब समलंका में ये सम्मेलन आयोजित किया गया समावेशी शिक्षा पर, तो वहाँ पर जो है नॉर्मल प्लस स्पेशल दोनों ही प्रकार के बालकों को एक साथ शिक्षा देने के ऊपर विचारधाराएं की गई। तो इसके अंतर्गत आपसे ऑप्शन में पूछा गया एजुकेशन ऑफ ऑल, एजुकेशन ऑफ स्पेशल, एजुकेशन फॉर ऑल और एजुकेशन फॉर स्पेशल। तो देखिए पहली बात तो ये सिर्फ स्पेशल वाले बच्चों के लिए नहीं था, क्योंकि स्पेशल वाले एजुकेशन सिस्टम तो पहले भी थे, लेकिन उसके बाद जो है इंटीग्रेटेड एजुकेशन डेवलप किया गया, लेकिन उसके बाद फिर से विचार विमर्श किया गया और इंक्लूसिव एजुकेशन इस समावेशी शिक्षा पर विचार विमर्श किया गया। तो इसलिए ये बी और डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्पेशल के बारे में बात की जा रही है। इसका मतलब राइट ऑप्शन इसका ए और सी में होगा, या तो एजुकेशन ऑफ ऑल होगा या फिर एजुकेशन फॉर ऑल होगा। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, एजुकेशन ऑफ ऑल का मतलब होता है सभी का शिक्षा, यानी कि सभी का शिक्षा। क्या समावेशी शिक्षा का ये विषय थीम रहा होगा कि सभी का शिक्षा है समावेशी शिक्षा, या फिर एजुकेशन फॉर ऑल का मतलब होता है सभी के लिए शिक्षा। तो अब आप बताइए कि आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से देखा होगा तो आप राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे, क्योंकि इसका राइट ऑप्शन है एजुकेशन फॉर ऑल। और सेंस से भी आप पता लगा पा रहे होंगे कि एजुकेशन फॉर ऑल का सेंस होता है सभी के लिए शिक्षा, और समावेशी शिक्षा आपको बताता है कि इसमें नॉर्मल बच्चे प्लस स्पेशल दोनों ही प्रकार के जो बालक होते हैं, यानी कि जो जितने भी प्रकार के बालक हैं सभी बच्चे जो है एक ही कक्षा में एक ही अध्यापक से समान समय में समान तरीके से एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका एजुकेशन फॉर ऑल। आई होप आप भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए होंगे और आप समझ पा रहे होंगे कि एग्जामिनर किस माइंड सेटअप के साथ आपसे क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है स्टूडेंट्स, 38th क्वेश्चन आपसे कहता है कि कौन सी शिक्षा बच्चों की शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं की पहचान करती है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है सामान्य शिक्षा, ऑप्शन सेकंड कहता है विशिष्ट शिक्षा, ऑप्शन थर्ड कहता है एकीकृत शिक्षा और ऑप्शन फोर्थ कहता है समावेशी शिक्षा। अब आपको बताना है कि कौन सी शिक्षा है जो बच्चों की शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं, यानी कि जो डिफरेंसेस होते हैं शरीर के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, या मानसिक शक्ति के आधार पर, सामाजिक शक्ति के आधार पर, या संस्कृति के आधार पर जो आप डिफरेंसेस देखते हैं, ये कौन सी शिक्षा के अंतर्गत इसकी पहचान की जाती है। तो सामान्य शिक्षा के अंतर्गत, या फिर विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत, या फिर एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत, या फिर समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, सामान्य शिक्षा के अंतर्गत हम क्या करते हैं, सिर्फ नॉर्मल बच्चों को ही एजुकेशन देते हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत हम सिर्फ विशिष्ट जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन देते हैं, और एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत हम सामान्य और विशिष्ट दोनों ही प्रकार के बालकों को एजुकेशन देते हैं, बट उनके लिए क्लासरूम अलग अलग होते हैं। बट समावेशी शिक्षा में क्या होता है, चाहे वो बच्चा शारीरिक रूप से दिव्यांग हो, या बौद्धिक रूप से दिव्यांग हो, मानसिक रूप से हो, या सामाजिक रूप से हो, या संस्कृति के आधार पर वो विभिन्न हो, अलग हो, लेकिन उन सभी को एक ही साथ एक ही कक्षा में एक ही एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत एजुकेशन दिया जाता है, और उस एजुकेशन का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका डी। आई होप आप भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए होंगे और समझ पा रहे होंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन आपसे कहता है स्टूडेंट्स की धर्म, लिंग, जाति आदि के विभेद के बिना सहज संबंधित एवं समायोजित रूप में रहकर बालक शिक्षा ग्रहण करते हैं। यानी कि देखिए धर्म, लिंग, जाति आदि के विभेद के बिना, यानी विभेद के बिना का मतलब भेद के बिना, यानी कि आप डिफरेंसेस नहीं करते, चाहे आप धर्म के आधार पर अलग है, या लिंग के आधार पर, या जाति के आधार पर, जहाँ पर आप कोई डिफरेंसेस नहीं करते हैं और सहज संबंधित होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करते हैं, और इस रूप में जब बालक शिक्षा ग्रहण करते हैं, सहज संबंधित होकर समायोजित रूप में रहकर
एक दूसरे के साथ भाईचारे वाली भावना के आधार पर जब वो शिक्षा ग्रहण करते हैं तो किस प्रकार की शिक्षा। ऑप्शन फर्स्ट कहता है एकीकृत शिक्षा, ऑप्शन सेकंड कहता है समावेशी शिक्षा, ऑप्शन थर्ड कहता है नॉर्मल शिक्षा और ऑप्शन फोर्थ कहता है स्पेशल शिक्षा। तो देखिए स्टूडेंट्स, एजुकेशन सिस्टम के आधार पर मैंने आपको बताया 4 प्रकार के एजुकेशन सिस्टम अब तक बने हैं। सबसे पहले था नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, उसके बाद था स्पेशल, उसके बाद बनाया गया एकीकृत और उसके बाद बनाया गया इंक्लूसिव यानी समावेशी शिक्षा। तो जहाँ पर आप धर्म, लिंग, जाति के आधार पर बिना भेदभाव के एक दूसरे के साथ समायोजित होकर एक ही जगह पर शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो होता है आपका समावेशी शिक्षा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा समावेशी शिक्षा, क्योंकि स्पेशल शिक्षा में सिर्फ स्पेशल बच्चों को शिक्षा दी जाती है, नॉर्मल में सिर्फ नॉर्मल बच्चों को और एकीकृत में दोनों को दी जाती है, बट इनका क्लासरूम अलग होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका समावेशी शिक्षा। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न बनाकर पूछे जा रहे हैं। आई होप आप क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का है 40वां, कि किस शिक्षा में अपंग तथा सामान्य बालक के बीच एक प्राकृतिक वातावरण बनता है जिससे बालक में एकीकरण संभव होता है। यानी कि आपसे पूछा गया है किस शिक्षा में, यानी कि ऐसी कौन सी शिक्षा है जिसमें अपंग मतलब विशिष्ट और सामान्य मतलब नॉर्मल बालक के बीच एक प्राकृतिक वातावरण यानी कि एक नेचुरली वातावरण बनता है जिससे बालक में एकीकरण यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़कर रहना, एकीकरण इंटीग्रेशन जो है वो संभव हो पाता है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है समावेशी शिक्षा, ऑप्शन सेकंड कहता है प्रारंभिक शिक्षा, ऑप्शन थर्ड कहता है आधुनिक शिक्षा और ऑप्शन फोर्थ कहता है प्राचीन शिक्षा। तो स्टूडेंट्स, आप कौन सी शिक्षा के अंतर्गत अपंग, अपंग का मतलब होता है जो असमर्थ बालक होते हैं यानी कि जो विशिष्ट बालकों की कैटेगरी में आते हैं, और जो सामान्य बालक होते हैं। तो जहाँ पर अपंग प्लस सामान्य बालक दोनों मिलते हैं तो वहाँ पर आपको पता है कि एक वातावरण ऐसा निर्मित करना होता है जिसमें कोई भी भेदभाव ना हो। तो ऐसी गतिविधि हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत करते हैं। बाकी प्रारंभिक शिक्षा मतलब शिक्षा की शुरुआत कब हुई तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। आधुनिक शिक्षा, आज की जो आधुनिक शिक्षा है वो समावेशी शिक्षा पर आधारित है। और प्राचीन शिक्षा मतलब जो पहले की जो शिक्षा थी। तो कहीं ना कहीं जो ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं कन्फ्यूज करने के लिए दिए गए हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका समावेशी शिक्षा। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी पहुंच पाए होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि समावेशी शिक्षा टॉपिक पर बेस्ड जो क्वेश्चंस मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं वो किस तरीके के क्वेश्चन और किस तरीके से आपसे एग्जामिनर कैसे कैसे पॉइंटों के माध्यम से आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो आशा करता हूं कि यहाँ तक सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो पाए होंगे, सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हो पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है इन क्वेश्चनों को लेकर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।